नमस्कार। चलिए आज भारतीय कानून के लगभग 150 साल के सफर को समझते हैं। ये वो दौर था जब एक बिखरी हुई अराजक व्यवस्था से निकलकर एक संगठित कानूनी ढांचे की नींव रखी गई। ये पूरा विश्लेषण एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं उन ज़रूरी पड़ावों पर, उन की माइलस्टोन्स पर जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। ये 1639 से 1781 तक हमारे सफ़र का एक रोड मैप है एक तरह से। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? हमने इसे कुछ हिस्सों में बांट दिया है ताकि रिवीजन में आसानी हो। हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआती न्याय व्यवस्था से, फिर देखेंगे रॉयल चार्टर को, उसके बाद हुए संघर्षों को और आखिर में रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट पर बात करेंगे। अंत में एक क्विक रिकैप तो बनता ही है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, उस दौर से जब भारत में अंग्रेज़ों की बस्तियां बसनी शुरू ही हुई थीं और कानून की व्यवस्था कह सकते हैं अपने शुरुआती दौर में थी, बहुत ही बिखरी हुई। तो उस समय की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? वो थी एक यूनिफॉर्म कानून का ना होना। मतलब कोई एक जैसा नियम कानून था ही नहीं। जरा सोचिए, एक ही शहर में भारतीयों के लिए अलग अदालत और अंग्रेजों के लिए अलग। जाहिर है इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। जैसे मद्रास में आम भारतीयों के लिए एक चौल्ट्री कोर्ट हुआ करती थी, वहीं व्हाइट टाउन में जहां अंग्रेज रहते थे वहां की व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। मतलब साफ साफ न्याय में भेदभाव था। तो कुल मिलाके ये शुरुआती सिस्टम पूरी तरह से बिखरा हुआ था। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि जो जज होते थे वो कोई कानून के जानकार नहीं, बल्कि कंपनी के व्यापारी होते थे, और जो लोग सरकार चला रहे थे वही जज भी थे। ऐसे में आप ही सोचिए, निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती थी। तो इस पूरे मिस को ठीक करने के लिए जो पहला बड़ा कदम उठाया गया वो था 1726 का रॉयल चार्टर। चलिए देखते हैं कि इसने कैसे एक नई कानूनी नींव रखने की कोशिश की। और ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। मेयर्स कोर्ट्स की स्थापना हुई, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। पहली बार भारत में अदालतें सीधे ब्रिटिश राजा यानी क्राउन के नाम पर बनी, न कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर। इससे अदालतों का रुतबा और उनकी ताकत दोनों बढ़ गए। इस चार्टर का मकसद एकदम साफ था, कानून में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी लाना। कोशिश ये थी कि एक जैसा सिस्टम बने, अंग्रेजी कानून लागू हो, और हाँ, लोग इंग्लैंड में किंग इन काउंसिल तक अपील भी कर सकें। इसने प्रेसिडेंसी शहरों की कानूनी तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर समाधान अपने साथ कुछ नई मुश्किलें लेकर आता है। तो क्या ये नई व्यवस्था एकदम परफेक्ट थी? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि अब कौन सी नई परेशानियां खड़ी हुईं। तो हुआ ये कि 1726 के चार्टर की कमियों को दूर करने के लिए 1753 में एक और चार्टर लाना पड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भारतीयों पर अंग्रेजी कानून थोपा जा रहा था, जो उन्हें समझ ही नहीं आता था। तो नए चार्टर में ये कहा गया कि भारतीयों पर यह कानून तभी लागू होगा जब वो खुद इसके लिए राजी हों। ये एक बहुत ही जरूरी सुधार था। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए और ज्यादा ताकतवर प्लेयर की, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके आने से सत्ता का अब तक का सबसे बड़ा टकराव भी शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच का टकराव। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये एक लैंडमार्क एक्ट था। इसे ब्रिटिश संसद ने कंपनी के कामकाज पर सीधा कंट्रोल करने के लिए बनाया था। पर इसकी भाषा इतनी उलझी हुई और अस्पष्ट थी कि कंफ्यूजन होना तो तय ही था। और यही वो सवाल था जो सारे झगड़े की जड़ था। एक्ट में ये साफ साफ लिखा ही नहीं था कि असली बॉस कौन है। गवर्नर जनरल की काउंसिल को लगता था वो सबसे ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट खुद को सबसे बड़ा मान रही थी। इस टकराव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये मशहूर कॉसीजुरा केस। इसमें हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जमींदार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन गवर्नर की काउंसिल ने उस आदेश को रोकने के लिए अपनी सेना भेज दी। आप सोच सकते हैं, सीधी सीधी टक्कर। इस घटना से टकराव की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए, एक सरकारी काउंसिल देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश को मानने से ही इनकार कर रही थी। ये वाकई में एक अभूतपूर्व मतलब अनप्रेसिडेंटेड कदम था। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो ब्रिटिश संसद को फिर से बीच में आना पड़ा। इस खतरनाक टकराव को खत्म करने के लिए वो लेकर आए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसका एक ही मकसद था, चीजों को साफ करना और इस झगड़े को हमेशा के लिए सुलझाना। तो इस एक्ट ने क्या किया? इसने गवर्नर जनरल और कोर्ट की शक्तियों के बीच एक साफ लकीर खींच दी।
इसने कहा कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अपने सरकारी कामों के लिए कोर्ट को जवाबदेह नहीं होंगे और रेवेन्यू यानी लगान से जुड़े मामले भी कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिए गए। इसने पावर्स को अलग अलग कर दिया। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे एग्जाम के लिहाज से एक आसान कहानी की तरह समेट लेते हैं ताकि यह हमेशा याद रहे। तो देखिए, इस पूरे 150 साल के सफर को हम 4 सिंपल स्टेप्स में याद रख सकते हैं। पहला स्टेप था केओस यानी अराजकता। फिर आई यूनिफॉर्मिटी यानी एकरूपता, जिसने नई दिक्कतें खड़ी की। उसके बाद हुआ कॉन्फ्लिक्ट, शक्तियों का टकराव, और आखिर में हुआ सेटलमेंट एंड क्लैरिफिकेशन यानी निपटारा और स्पष्टीकरण, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक का सफर। तो ये था हमारा आज का पूरा विश्लेषण। लेकिन आखिर में एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, ये जो पूरा कानूनी बदलाव हुआ, क्या इसका असली मकसद वाकई में न्याय देना था या फिर भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल को और ज्यादा मजबूत करना था?